नमस्कार दोस्तों, स्टडी आप सभी नए चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल स्तरीय प्रश्न है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया शेयर मत करिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अगर पसंद नहीं आया तो वीडियो को लाइक और शेयर मत करिए, क्योंकि आपको जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक आपको कॉन्टेस्ट पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको इसका बेनिफिट्स हो सके। अगर आपको अच्छा लगे तो प्रैक्टिस सेट यह 11 है, इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट आपको, और प्लस में प्रीवियस ईयर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी के साथ देखिए जरा सुन लीजिए इसे, ठीक है। अब की बार चमकेगा गांव जवार। इसी के साथ हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, और 90% आशा है कि इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मॉडल सेट जो है 11th है। मॉडल सेट 11th है। मॉडल सेट 11th का पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, एल नीनो डैश डैश के तट से लगा गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम क्या है। यानी एल नीनो जो गर्म जलधारा है इसका क्या नाम दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये पेरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ओम वुड्समैन संस्था की स्थापना पहली बार कब की गई थी। यानी ओम वुड्समैन जो संस्था है इसकी स्थापना पहली बार सबसे पहले कब की गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब 1809 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है कहाँ पर स्थित है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अजमेर, और अजमेर आपका कहाँ पड़ता है तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है। यानी सौरमंडल का भीतरी ग्रह कौन सा नहीं है। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति जो है भीतरी ग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। वीडियो को विलंब किए बिना हम लोग इसको देखते चलेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। यानी दिल्ली में जो लाल किला बना है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये शाहजहां, यानी ये जो मुगल सम्राट शाहजहां थे उन्हीं ने अपने शासनकाल में इसको बनवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, कह रहे भारतीय संविधान के किस भाग को पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। ये भारतीय संविधान के किस भाग से पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई है, उल्लेख की गई है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाइए भाग 9 में इसका चर्चा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह बड़ोदरा गुजरात में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। यानी PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। और ये 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर इस 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। इसी के साथ हम लोग, आप लोग को पता होना चाहिए PIL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिजिगेशन होता है। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक उसके बाद से हम लोग लिखेंगे इसको, ये तो इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा इसमें कर लेंगे इसको, इंटरेस्ट INTEREST इंटरेस्ट, और उसके बाद से अगला हो जाएगा LIGI लेजिगेशन, पब्लिक लेजिगेशन, यानी पब्लिक इंटेलिजेंस लेजिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है PIL का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसका स्थापना कहाँ हुआ था, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 1757 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। यानी 23 जून 1757 में यह युद्ध सिराजुद्दौला जिसमें पराजित हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ करके, ठीक है ना। इस प्रश्न के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। यानी बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 हमारा कह रहा है, लाइफ ऑफ
पाई, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? यानी 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये जो थे यान मार्टेल इसके रचयिता थे, लेखक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये टोंडा जनजाति जो पाई जाती है ये नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती हैं। यानी इसका सही जवाब 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस वर्ष को नियोजित अवकाश कहा जाता है? अवकाश के नाम से किस वर्ष को जाना जाता है? तो 13 नंबर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह 3 वर्ष का अवकाश पहली अवकाश लिया गया था। इसी अवकाश के समय हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, बढ़ोतरी हुआ था। क्योंकि इससे पहले जो हुआ था 1965 में पाकिस्तान और 1962 और 1965 में जो युद्ध हो गया था, जिसके वजह से आपका ये योजना अवकाश में बदलना पड़ गया था। पंचवर्षीय योजना को बदल दिया गया था योजना अवकाश में, क्योंकि एक बार कारगिल का युद्ध और एक बार चीन इंडिया के युद्ध के वजह से इसको योजना अवकाश धारण कर दिया गया था, ताकि ये जो योजनाएं बनाई गई थी इसमें अच्छा से प्रोडक्शन हो सके सभी चीज़ों का नियमित रूप से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के बिहार राज्य से संबंधित है और यही सबसे पहले राष्ट्रपति हुए थे। चलिए, और सबसे ज़्यादा बार 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। अगला है क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए उसके बाद से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा है 16 नंबर प्रश्न का, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? यानी 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग को पता है अभी हम मौलिक अधिकारों की संख्या 44वें संविधान संशोधन 1984 में जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन यानी 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको 1 बढ़ा दिया गया है, 6 से करके 7 कर दिया गया है। चलिए इसकी संख्या अब कितनी हो गई है? मौलिक अधिकार की संख्या 7 हो गई है। यह संविधान के निर्माण के समय इसका संख्या 6 था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 14 वर्ष से कम की आयु के बहुत से गरीब बच्चे को पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। जो भी मतलब 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे हैं वो पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में काम देने के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? यानी यह अगर उन बच्चों को पटाखा या किसी भी कारखाना में काम करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है तो मानव का जो होता है शोषण विरुद्ध अधिकार हो जाता है, आर्टिकल 23-24 हो जाता है। यानी आर्टिकल जो 23-24 है बच्चों को निषेध करता है कि उनको उनका शोषण नहीं किया जाए। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल है, यानी लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का है? तो ये तो 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही इसका जवाब हो जाएगा। और लोकसभा को हम लोग निम्न सभा कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सभा कहते हैं। चलिए संसद के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, यानी भारत के जो राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो 5 राष्ट्रपति होते हैं उनको पद का शपथ दिलाने वाला मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज होता है वही उसको क्या कराता है, शपथ ग्रहण करवाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 20 नंबर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है। जनसंख्या के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान जो है दूसरा है, पहला चाइना का है, लेकिन ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, फिर एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत अभी नंबर 1 पर चल रहा है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा है, यानी चाइना को पीछे करते हुए पॉपुलेशन वाला मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया हो गया है। लेकिन आपको तो डाटा से मतलब है, जो डाटा होगा करंट डाटा उसी से संबंधित है, तो आप लोग डाटा पे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं,
किस कंपनी को अक्टूबर 2021 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? यानी महारत्न के में शामिल किसे किया गया? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीएफसी। पीएफसी जो कंपनी है, इसको 2021 में महारत्न की उपाधि से नवाजा गया था। इसमें महारत्न कंपनियों में आप लोग इसका नाम देख लीजिएगा, सेल है, यानी पीएफसी का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसी के अनुसार जो महारत्न 11 महारत्न कंपनियां हैं उनका नाम सुन लीजिए। सेल है, आईओसी है, सीआईएल है, गेल है, पीजीसीएल है, एचपीसीएल है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी, भेल और बीपीसीएल और पीएफसी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग को अगर नाम मिस हो रहा होगा तो आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नाम सबसे पहले लिख लीजिएगा। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की है? यानी हिंदी का जो उपन्यास है कंकाल, उसकी रचयिता कौन है? तो 22 नंबर का सही जवाब जाएगा जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब जाएगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? यानी रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा है? यानी भारतीय संविधान के शिक्षा के अधिकार को किसने जोड़ा है, कब जोड़ा गया है? तो किस अधिनियम द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है 25 नंबर, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? यानी धमाल जो है लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। प्रथम उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण कब पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1986 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध जो ये पूरा होता है, मतलब सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित, यानी किस क्षेत्र से संबंधित है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब है, ये फिल्म जगत में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, द मिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? यानी 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, मैसूर का, यानी मैसूर के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? मैसूर के टाइगर के नाम से, मैसूर मतलब कर्नाटक के जो टाइगर के नाम से जाने जाते थे उनका नाम क्या है? तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब टीपू सुल्तान, जिनकी मृत्यु 1599 ईस्वी में हो चुका था श्रीरंगपट्टनम के संधि के बाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या है 31, ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? इस प्रश्न 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम शेट्टी अप्पन्ना जो थी, यह प्रथम भारतीय महिला थी जो क्या थी, ओलंपिक में पदक जीती थी। यानी पदक जीतने वाली प्रथम ओलंपिक महिला नीलम शेट्टी अप्पन्ना जी थी। 31 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए कर्णम मल्लेश्वरी, ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, कर्णम मल्लेश्वरी थी। ओलंपिक में जीतने वाली सबसे पहली महिला जो थी यह नीलम शेट्टी अप्पन्ना नहीं थी, यह गलत हो जाएगा, ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 जो है, इसे प्रश्न संख्या 33 कर रहा है, इसका फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूपेण पूछ रहा है। तो H4 होता है हाइपर और T4 टेक्स। हाइपर टेक्स, इसमें देखिए हाइपर टेक्स नहीं है, हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें देख लीजिए हाइपर टेक्स है, इसमें ट्रांसमिशन है, गलत हो जाएगा, हाइपर ट्रांसमिशन है इसमें, यानी बी नंबर 32 का बी नंबर क्वेश्चन सही जवाब देगा, हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा उगादि डैश डैश के अवसर पर मनाया जाने वाला तेलुगु उत्सव है। यानी उगादि जो है एक तेलुगु त्यौहार है जो कब मनाई जाती है और किन की शुभ अवसर पर मनाई जाती है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर, यह तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यानी तेलुगु नया साल के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है नील नदी गिरती है। यानी नील नदी किसमें गिरती है, काला सागर में या हिंद महासागर में या भूमध्य महासागर में या फिर आपका अरब सागर में। यानी 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। यह इंडिया में यह स्थान पाया जाता है, इंडिया के मेघालय में, और उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी मासिनराम। 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जो है मासिनराम इंडिया के मेघालय राज्य में पड़ता है। कोच्चि प्रसिद्ध है। यानी कोच्चि किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये नौसैन्य जहाज निर्माण के लिए, नौसैन्य जहाज यानी जो नाव से सैनिक होते हैं उनके जहाज़ों को बनाने का यहाँ काम अच्छा से चलता है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। यानी काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा तुर्किया में, तुर्किया में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है। इंदिरा गांधी जो नहर है वह किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। इससे पूरा राजस्थान का वाटर सप्लाई भी होता है। चलिए अगला प्रश्न है जिससे सिंचाई वगैरह होता है, भारत में आलू कौन लाए थे। यानी भारत में सबसे पहले आलू किसके माध्यम से आया था, तो ये पुर्तगाली लेकर के आए थे, पुर्तगाली के द्वारा आलू आया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा है 40, विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसकी लिखी हुई है, यानी लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका लिखा हुआ है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है जी, हमारे बहुत ही अच्छे मतलब एक लेखिका थी, उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया था, जिनका नाम है तस्लीमा नसरीन। यानी तस्लीमा नसरीन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था, लज्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी। थोड़ा सा शॉर्टकट में है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। यह जो गीत है किसके द्वारा लिखी गई है। 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप के द्वारा लिखी गई है। यानी सी नंबर या इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 41 नंबर का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है यक्षगान। यक्षगान लोक नृत्य जो है कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस भारतीय शहर को दलहन की रानी के नाम से जाना जाता है। दलहन मिस होता है वे पल्स, यानी पल्स मैंने वे सभी चीज़ें जो सॉरी दक्कन है बाय मिस्टेक, दक्कन के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। दक्कन के नाम से, दक्कन की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे महाराष्ट्र को, पुणे महाराष्ट्र के। चलिए अगला प्रश्न है, एम खुसरो थे, यानी अमीर खुसरो जो थे क्या थे, तो ये 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 11वें वित्त आयोग अध्यक्ष थे। यानी एम खुसरो जो थे यह 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। यानी 44 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न संख्या कह रहा है, स्वराज दल का विश्वास था, यानी स्वराज जो दल था उसका विश्वास क्या था। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण राज्य। यानी स्वराज दल क्या चाहता था, हमें पूरी आज़ादी चाहिए और हमारा पूरा राज्य चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यार इसमें कुछ पार्टियां दिया है, इसको देखना है, सुमेलित नहीं है। तो 46 नंबर प्रश्न का सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, लाला लाजपत क्या है, लाला हरदयाल गद्दार पार्टी से, ये बात सही है। भूपेंद्र नाथ दत्त आज़ाद हिंद फौज जो पार्टी बनी थी, तो भूपेंद्र नाथ जी भी उसमें सम्मिलित थे। उसके बाद यहाँ कह रहा है महादेव गोविंद रणादेव जस्टिस पार्टी से थे, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट जी जो थी
होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था 1916 ईस्वी में मिलकर के, मोतीलाल नेहरू वगैरह के साथ में मिलकर के। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब 46 नंबर का सी जो है, जस्टिस पार्टी के संबंधित नहीं थे, वो गरम नल से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से जो दिया गया है इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। इसमें कुछ अनुसूची दिया है और इसको देखना है कि कौन सी अनुसूची जो होगा इसमें सम्मिलित होगा, यानी इसमें कूट भी आपका दिया हुआ है। चलिए हम इसको और स्क्रीन कर लेते हैं छोटा सा, और आप लोग इसको मिला करके बताइएगा, ठीक ना। 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा। इसमें सबसे पहले कह रहा है तीसरी क्या है, यानी तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये है तीसरी अनुसूची में। सबसे पहले पहली अनुसूची में राज्य क्षेत्र राज्य के बारे में चर्चा रहता है, दूसरी में वेतन वगैरह, तीसरी में होता है शपथ वगैरह, ठीक है। सबसे पहले वेतन का चर्चा हो जाता है। देखिए नेताओं का क्या नियम है, सबसे पहले वेतन चाहिए, उसके बाद ही शपथ लेंगे। यानी तीसरी का संबंध किससे होता है, शपथ का घोषणा पत्र से। उसके बाद चौथी जो होती है, चौथी अनुसूची होती है, तो चौथी अनुसूची होती है किससे संबंधित है, राज्य के आवंटन सीटों से, यानी राज्य में जो आवंटन सीटें होती हैं उससे संबंधित। आठवीं अनुसूची में आप लोग को पता है किसका चर्चा किया गया, भाषाओं की चर्चा की, 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 10वीं जो है दल बदल कानून से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। यानी इसमें सबसे मिलान कौन कर रहा है, 3 4 1 2, यानी 34 12 से संबंधित, तो यही है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगला है 48 नंबर क्वेश्चन। भूकंप की तरंगे, यानी भूकंप की तरंगों को मापने वाले यंत्र को कहते हैं, यानी भूकंप की तरंगे मापी जाती है किस यंत्र से मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ से। रिक्टर स्केल में उसके गति को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है ऋग्वेद काल के देवता थे, यानी ऋग्वेद काल के देवता कौन थे, तो इस क्वेश्चन 49 क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र और अग्नि। यानी ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि का जो बहुत ज़्यादा प्रचलित था, उन्हीं का काल माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी कौन सी, मतलब उनके प्रभाव से वह भिक्षुणी बनी थी। 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा, उसका नाम था आम्रपाली, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ध्वनि का वेग, यानी ध्वनि का वेग कैसा होता है। 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होता है, यानी सूखी हवा में नमी, जो ये क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होता है। नमी युक्त हवाओं में जो ध्वनि है तेजी गति से चलती है, क्योंकि आप लोग को पता है सबसे ज़्यादा ध्वनि गति करती है ठोस में, यानी सॉलिड में, उसके बाद से होता है लिक्विड में एल, और उसके बाद से गैस में जी, यानी सबसे ज़्यादा सॉलिड लिक्विड गैस। तो यहाँ लिक्विड है, देखिए आप लोग को सूखी से क्या करें, नमी में, तो नमी में ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 52 है। एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है, यानी एक लड़की कोई बैठी हुई है झूला झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की समय अवधि, यानी जो झूलने का समय है वर्ग अंतराल, उसका समय अंतराल है, घटेगा कि बढ़ेगा कि समान रहेगा, या कुछ नहीं हो सकता है, यानी कुछ नहीं कहे जा सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा एक समान बनी रहेगी, यानी जो अवधि है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 52 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व करके मेरे पास जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आंसर टिक आउट करवा दे रहा हूँ, जिससे आप लोग थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करके जरूर आंसर कमेंट में कीजिएगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, यानी वैद्युतीय जो शक्ति होता है उसे खो जाते हैं, और इन वस्तुओं को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये कहलाते हैं अतिचालक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए 56 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि किसी धातु में विद्युत धारा को दुगुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा होती है, यानी उसमें जो उत्पादित ऊष्मा होती है कैसी होती है, तो दुगुनी करने पे चौगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा।
इसमें देखिए कह रहा है वोल्ट इतना, वाट इतना, और विद्युत बल्ब को 24 घंटा तक जलाया जाएगा तो कितना वाट घंटा उसमें बिजली खर्च होगी। 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब देगा 1.1 ऊर्जा खपत होगी। अगला प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बना करके आंसर कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, फिजिक्स से संबंधित है। कह नाभिकीय रिएक्टरों में भरी जल का उपयोग होता है, यानी नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें जल जो भरा जाता है उसका क्या उपयोग होता है, तो द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने में, यानी मंदक के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो भारी जल होते हैं मंदक के रूप में काम करते हैं, यानी जो न्यूट्रॉन की गति होता है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर कमेंट में कीजिए। फिर उसके बाद से मैथ्स का सवाल है, डिस्टेंस से संबंधित है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए फिजिक्स से संबंधित है, सॉरी केमिस्ट्री का है। तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश होता है परंतु समान द्रव्यमान संख्या होता है उसे क्या कहते हैं। समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को क्या कहते हैं, तो यह समभारिक कहलाते हैं, क्योंकि द्रव्यमान से भार मापा जाता है इसीलिए समभारिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कह रहा है कि केंद्रक का इसके न्यूक्लियॉन के गठन में होता है, यानी केंद्रक का इसके न्यूक्लियॉन के गठन में क्या होता है, तो 63। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सॉरी प्रश्न संख्या हमारा बाय मिस्टेक, न्यूक्लियस में क्या होता है। 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान का जो घटाव होता है वही होता है, ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक होता है। किसका उच्चतम गलनांक होता है, 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर के एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा विखंडन होता है। 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुपापन के लिए अच्छा सूचक होता है, यानी किसका सूचक होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेनॉल्फथैलीन का। फेनॉल्फथैलीन का हो जाएगा, फेनॉल्फथैलीन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो उसका क्या होगा, यानी जो तार होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, तांबा अवक्षेपित हो जाएगा, यानी उसमें से जो तांबा होगा क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जल के क्वथनांक का डैश डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी जल का जो क्वथनांक है उसको डैश डैश किस रूप में उसको परिभाषित किया जा सकता है। 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है, इसी से इसका परिभाषा निकलेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को हम क्या कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, परासरण कहते हैं, और विसरण गैसों में होता है, उत्प्रेषण, प्लाज्मो, ये सब आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो जाएंगे। चलिए, जल स्नेही कोलाइडी को जाना जाता है, यानी जल स्नेही कोलाइडी के नाम से किसे जाना जाता है, इसका क्या तात्पर्य है, तो ये होता है द्रव स्नेही के रूप में, यानी जो मंदक के रूप में काम करता है उसी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका मैथ्स का है, आप इसका आंसर टिक आउट करके जरूर बताइएगा। 72 में हम लोग चलते हैं। 72 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्या है, तो एक प्रकार का कह रहा है रेडियोधर्मी, यानी ये एक रेडियोधर्मी समस्थानी की अर्धवायु 20 दिन का, यानी कोई ऐसा समस्थानिक रेडियोधर्मी जो होता है उसकी अर्धवायु काल दिया है 20 दिनों में। यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है और 40 दिनों बाद अपशिष्ट समस्थानिक का वजन कितना रह जाएगा, यानी 40 दिन बाद वह जो अपशिष्ट वस्तु है यानी वह रेडियोधर्मी तत्व है वह कितना रह जाएगा। 72 का सही जवाब हो जाएगा 25 ग्राम तक बचेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नींबू का डाईबैक यानी डाईबैक रोग जो होता है किसके कारण होता है, यानी नींबू में कौन सा एक जो डाईबैक रोग होता है वह किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है, तो ये होता है तांबा की कमी से, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सबसे अधिक धन्य विद्युत मतलब तत्व है, यानी कौन सा सबसे अधिक विद्युत का धन विद्युत तत्व है। यानी 74 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीजियम। सीजियम विद्युत का सबसे विद्युत धनात्मक तत्व है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11 परीक्षणों का समुच्चय का माध्य, यानी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। आप लोग इसको क्या करिएगा, कमेंट में आंसर करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 76 भी मैथ्स का है, वर्क एंड टाइम का है, इसको भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा। कोशिकाओं का रसोई घर, यानी कोशिकाओं का रसोई घर किसे कहा जाता है, उसको हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट जो होता है कोशिकाओं का रसोई घर होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में के ही उपस्थिति में और क्लोरोप्लास्ट में ही भोजन का निर्माण होता है। अगला है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है, यानी समर्थन करने में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में जो मुक्त जीवाणु होता है उसका क्या नाम है, तो ये हो जाएगा आपको राइजोबियम। राइजोबियम इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कवक में संचित खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी जो कवक में भोजन होते हैं उस किस रूप में रहते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब देगा। अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर डी, पपावर सोमिनिफेरम से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब देगा। 81 नंबर प्रश्न हमारा देखिए, 81 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है, यानी प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहला जो सोपान है इस्तेमाल किए जाने वाला चीज़ें हैं, तो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश के फोटोन द्वारा हरित लवक को इलेक्ट्रॉन का उत्तेजना करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब देगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोसिस एक क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है, यानी जो ग्लाइकोसिस और क्रेब्स चक्र के बीच का कड़ी किसे माना जाता है, तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा यह ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइल सह एंजाइम ए जो होता है वह एक ग्लाइकोसिस क्रेब्स चक्र के अंतर का कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मैडलिफ के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कलम को, यानी जो ऊर्ध्वाधर कलम है उसको क्या कहा जाता है, तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही उसको आवर्त कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल होती है उसको वर्ग कहते हैं। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा आवर्तों की कितनी संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपका मैथ्स का है, इसको आप लोग कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। इसके बाद वाला नेक्स्ट प्रश्न जो है ब्याज एसआई से संबंधित है, इसको भी आप लोग इसमें पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना होगा 5 वर्ष का, उसका भी कमेंट में करना है। अगला है देखिए आप लोग का क्वेश्चन जो है इस बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्पीड एंड टाइम से है, इसको आप लोग करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये सॉल्यूशन से है, यानी इसमें वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न का भी आप लोग जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। 88 के बाद हम लोग चलते हैं 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न भी मैथ्स का है, इसमें वर्क एंड टाइम का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट में क्वेश्चन के साथ जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न भी आपका मैथ्स का है, यानी सीपी और एसपी से संबंधित है, इसको आप लोग कमेंट में करिएगा। उसके बाद से एज से संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। बहुत इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। रीजनिंग का पहला प्रश्न है, सॉरी रेशियो का प्रश्न है, रेशियो का आप लोग रेशियो निकाल करके जरूर बताइएगा। उसके बाद वर्क एंड टाइम का अगला प्रश्न 93 प्रश्न भी आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए। उसके बाद 94 नंबर वर्क एंड टाइम भी है, इसमें से आप लोग बताइएगा वर्क कितना हुआ। उसके बाद दूध वाला यानी रेट से संबंधित है, लाभ उसको कहते हैं, प्रॉफिट और गेन प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। परसेंटेज का प्रश्न है, इसको भी आप लोग आंसर कमेंट में जरूर करिएगा, क्योंकि हम आंसर कमेंट में आप लोग को इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग जब आंसर पा ले रहे हैं तो उसके बाद से उस पर बनाने का ध्यान आपका नहीं जा रहा है। चलिए एक अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न, इसको भी देखिए। आप लोग इसका एवरेज बता करके कमेंट में कीजिए, क्वेश्चन के साथ इसका नंबर और आंसर जरूर कीजिएगा। उसका आंसर मैं आपको शेयर कर दूंगा, गलत है या सही है। अगला प्रश्न भी देखिए आप लोग का ये है, अगला प्रश्न है संख्या, और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं तर्क जो है मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा, इसको काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद से देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर कौन सा है, उसी के अनुसार इसका आंसर हो जाता है और वही कूट में बैठता है। उसके बाद से देखिए एक कूट दिया है, आपको इसको आंसर कमेंट में करना है। क्वेश्चन नंबर आप लोग लिख लीजिएगा और उसके बाद से
क्वेश्चन नंबर का आंसर केवल आप कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 है, इसमें हम लोग देखते हैं 103 नंबर प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग 104 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग का 104 नंबर है। ये वर्ड से संबंधित है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका करने का तरीका होता है, जैसे सी को कैंसिल कीजिए, तीनों में सी है, ओ भी है, उसके बाद सी के बाद एस तक आपका क्या कर रहा है, एस तक आपका मैच कर रहा है, यानी एस तक इसमें सब आपसे मैच कर रहा है। एस के बाद यानी हम तीसरा देख रहे हैं, तो एस के बाद एक आ रहा है एम, और तीन में एम आ रहा है, और टी तो आपको लॉस जाता है। तो आप लोग समझ लीजिए दो जिसके लास्ट में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 105 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप अगर ज़्यादा समय लगाइएगा तो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि सब एम पहले आता है और लास्ट में दो एक ही में है, तो आप लोग इसको डायरेक्टली आंसर करके जा सकते हैं। इसमें बीसम चुनना है, बीसम आप लोग चुन लीजिएगा। उसी प्रकार से 107 नंबर प्रश्न कर रहा है हुक पास अनुपात बास्केटबॉल से संबंधित है, तो इसमें से और किससे संबंधित है, तो 107 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा बटरफ्लाई स्ट्रोक जो होता है वह स्विमिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब। इसी प्रकार से सबका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। देखिए आप लोग का यहाँ पे त्रिभुज पूछ रहा है, उसके बाद आकृति का एक प्रश्न है, इसमें से आपको इसका सही जवाब बताना है। उसी प्रकार से 113 के बाद 114 को हम लोग देखते हैं। 114 नंबर प्रश्न थोड़ा लेंदी है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और पढ़ करके इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, देख लीजिए। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 116 नंबर प्रश्न। 116 नंबर प्रश्न, अब 115 का ऑप्शन यहाँ पे है, 116 का देखिए इसमें कह रहा है कि इससे बॉक्स से नहीं बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा विपरीत डायग्राम के अनुसार, इसमें है मिसिंग नंबर को आप लोग आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। उसके बाद से ये चलता है, ये आपका डिजिट फॉर्मेशन है, इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा 120 नंबर में कितनी दूरी होगी उसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारा है लास्ट में, प्रश्न संख्या 122 नंबर प्रश्न, और 121 नंबर के बाद 122 नंबर, 122 नंबर के बाद से 131 नंबर देख लीजिए, आप लोग इसको जरूर कमेंट में करिएगा। उसके बाद से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 126 नंबर। 126 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग 126 नंबर प्रश्न के बाद 27 के बाद से 28 पे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न के बाद 29 नंबर, 29 नंबर के बाद 30 नंबर, 31 नंबर भी आप लोग देख लीजिए। 31 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से, इस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रश्न दिए गए विकल्प में से अलग शब्द चुनना है। 131 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देख लीजिए आप लोग। जापान में एन चलता है, चीन में युआन चलता है, थाईलैंड में बॉट चलता है, लेकिन तुर्की में लीरा नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मिसमैच हो जाएगा, यानी सबसे भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न 134 के बाद हम लोग चलते हैं 135 नंबर प्रश्न। 135 नंबर प्रश्न हमारा जो है मेघालय का कैपिटल क्या है, मेघालय का कैपिटल शिलोंग है, यानी 135 नंबर क्वेश्चन के एकदम इजी पैटर्न के थ्रू आप लोग चल जाइएगा। राजस्थान का जयपुर होता है, रांची बिहार का रांची नहीं होता है, अहमदाबाद गुजरात, ये उल्टा दिया हुआ है इसलिए नहीं होगा। बी नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप लोग इसी तरह आंसर करके कमेंट कीजिए। उसका निष्कर्ष से कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद से हम लोग 139 नंबर प्रश्न में देखिए, 139 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट में आंसर करिए। 140, 41, उसके बाद 142, 43 नंबर प्रश्न पे 143 के बाद हम लोग लास्ट कुछ प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। लास्ट नंबर प्रश्न हमारा, लास्ट नंबर प्रश्न है 44 के बाद, 44 के बाद 45 है, ये जो है डिस्टेंस से संबंधित है। उसके बाद से 146 नंबर प्रश्न है। उसके बाद से 147 नंबर प्रश्न, इसमें महिला का संबंध बताना है, यानी कोई तस्वीर है। उसके अलावा ये जो दो प्रश्न है एक जैसा है, ये दोनों में से आपको आंसर करना है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कमेंट में कर रहे हैं कि सर को पढ़ने नहीं आता है। अच्छी बात है, थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड आई absolutely accept that sentence who has survived you and I accepted my mistake. I will try to my best for you next time and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।